वी विल स्टार्ट विद दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक। इम्पोर्टेंस क्या है? ये जो टॉपिक है, ये जो भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इस टॉपिक की एक एक लाइन, एक एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है। और जब आप लोग यूपीएससी में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहे होंगे या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कर रहे होंगे, उस टाइम पर ये जो पूरी न्यूज़ है, आज वाली ये जो न्यूज़ है, हालांकि ये 2 दिन पहले की न्यूज़ है, इस न्यूज़ की एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपके लिए बहुत असेंशियल होगा, बहुत काम का होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक नई टर्म जो है वो हमारे सीजीआई साहब ने इंट्रोड्यूस की है, दैट इज खाट। सो इस टॉपिक को ठीक से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, और इसके नोट्स को अलग से यूनिकली इसको अलग से किसी पेज पे बना के लिख लेना। और जो लोग प्रिपरेशन कर चुके हैं, जिन लोगों का ये टॉपिक प्रिपेयर हो चुका है, प्रीलिम के लिए, सॉरी मेंस के लिए, प्रीलिम के लिए, इंटरव्यू के लिए, और आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का सेक्शन है जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, उस सेक्शन में इस टॉपिक की एक एक लाइन, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होगा। रेफरेंस के लिए आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से चीज़ें लेके आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर यू कैन क्रिएट अ क्वेश्चन। तो ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी स्टूडेंट यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये वाला जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक में जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रीन है, उसका जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर डेफिनेशन दी, उसके बाद जो नई टर्म्स यहाँ से इंट्रोड्यूस हुई, जो इस बार यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, वो आपके आने वाले टाइम पर लंबे टाइम तक आपकी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क और कॉन्स्टिट्यूशन जो आपकी जो कॉन्सेप्ट हैं उसकी क्लैरिटी के लिए ये टॉपिक बहुत असेंशियल रहेगा। और यहाँ जो टर्म हम लोग यूज़ कर रहे हैं, आने वाले एग्जाम्स में आप उन टर्म्स को यूज़ कर सकते हैं और ऑब्वियसली बहुत अच्छा इम्पैक्ट देंगी वो वाली। तो ये डिबेट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के ऊपर, क्योंकि हम सबको पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की इंट्रोडक्शन जो होती है वो केशवनंद भारती केस के बाद होती है। इसका मतलब ये, बेसिक स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टिका है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और सबसे बड़ी बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 13 जजों की बेंच, वो पहली बार एक वाइडर डेफिनेशन देती है। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कहा जाता है कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि सरकारें लगातार कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करती आ रही थी, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इससे पहले के केसेस में हम लोग गोलकनाथ केस है या सज्जन सिंह केस, शंकरी प्रसाद केस, इन सभी केसेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का, गुड इवनिंग बेटा, सुप्रीम कोर्ट का जो इंक्लाइनेशन था वो टोटली अकॉर्डिंग टू वर्ड बाय वर्ड डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली था। उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट इज ऑथोराइज्ड to unlimited extent that they can amend the constitution to endless, you can say, limit। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं किसी भी हद तक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की अथॉरिटी इससे पहले की जजमेंट्स में कोर्ट ने जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दी थी। बट इस केस में कहा कि देखो, आप अमेंडमेंट करने की अथॉरिटी रखते हैं, बट अमेंडमेंट शुड नॉट डिस्टर्ब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक नई डेफिनेशन आती है, आप अमेंडमेंट करो, बट कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क है जो कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन है, नींव है। अगर आपने वो नींव हिला दी तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कोलैप्स कर जाएगा, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। आप अमेंड कर सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी एक्सटेंट तक, बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मेरा गला भी खराब है, मेरी तबीयत 2 दिनों से काफ़ी ठीक ठाक ही है, गला भी खराब है, आवाज़ पूरी नहीं आ रही है। सो during the launch of International Mooting Academy of OP Jindal University, Chief Justice of India Surya Kant Saab ne and other Supreme Court judges reflected the Indian Constitution journey. तो उस जर्नी में they revisited the significance of Keshwanand Bharati case 1973 ruling that evolution of the basic structure doctrine and increasing call for shaping the distinctly Indian model of jurisprudence. Significance of Keshwanand Bharati judgment. Basic structure doctrine, the Constitution safeguard. The doctrine evolved in the 1973 judgment hold that Parliament's amending power does not extend to altering the Constitution core features. तो वही 1973 की जजमेंट आती है और ये हिस्टोरिकल जजमेंट थी, और उसमें कहा गया कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड है, बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हिलना चाहिए। और ये पहली बार ही हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट रिबेलियस जजमेंट देता है, और
वो रिबेलियस जजमेंट मतलब सुप्रीम कोर्ट बागी हो जाता है, और इस जजमेंट के बाद के हालात जो हैं, उसके बाद की कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट स्टूड अगेंस्ट सो मेनी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि आप ये करना चाहते हैं, हम इसको करना आपको अलाउ नहीं करेंगे। अभी तक सुप्रीम कोर्ट जो था, इस जजमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट वाज पैसिव कोर्ट। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट अभी हम लोग मानते हैं कि अभी शायद मैच्योरिटी की स्टेज तक नहीं पहुंचा था, और जितनी जजमेंट थी वो सब पैसिव जजमेंट्स थी। अभी आके हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में एक्टिव जुडिशरी देखने को मिलती है, जिसको हम लोग आज एक्टिव जुडिशरी एंड समटाइम्स जुडिशियल ओवररीच भी कई बारी है ना, कुछ लोग इसको टर्म को यूज करते हैं। तो दिस इज जुडिशियल एक्टिविज्म। तो पहली बार जुडिशियल एक्टिविज्म हमें देखने को मिलता है केशवानंद भारती केस में, और उससे पहले तक जुडिशरी जो थी पैसिव जुडिशरी थी। इसका मतलब जुडिशरी भी अभी तक गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में थी, और हम लोग डिस्कस करते हैं शायद वो नेहरू साहब के इन्फ्लुएंस में थी, और किसी तरह से कोई क्लैश गवर्नमेंट के साथ जुडिशरी नहीं करना चाहती थी। इसका मतलब जुडिशरी भी अभी एवोल्यूशन के प्रोसेस में थी। अभी हम लोग मानते हैं कि इस केस के बाद जुडिशरी इवॉल्व होती है, और आज हम लोग जुडिशरी के अंदर एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवर एक्टिविज्म या जुडिशियल ओवर रीच को हम लोग कंसिडर करते हैं। और उसी का हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एग्जांपल किया था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जुडिशियल ओवर रीच करते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इंस्ट्रक्शन दे देता है कि 3 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को जो बिल पेंडिंग हो गए असेंबलीज में उनको पास करके देना होगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछते हैं कि आप ऐसा करने के लिए ऑथोराइज्ड हैं, क्या आप हमें डायरेक्शन दे सकते हैं, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया। एक बार उसको देख लेना आप लोग जाके। अब यहाँ पर है कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्शियंस क्या है। कॉन्शियंस आप सबको पता होगा कॉन्शियंस क्या होता है। CJI described the basic structure as a ethical compass। कंपास आप लोगों को पता होगा, स्कूल में यूज किया होगा। तो कहा कि ये एथिकल कंपास है। आप इस लाइन को, इस टर्म को, इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, एथिकल कंपास। CJI ने वर्ड यूज किया है। दैट प्रिवेंट्स द रिपब्लिक फ्रॉम स्लाइडिंग टूवर्ड्स अथॉरिटेरियनिज्म। तो ये एथिकल कंपास है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। यहां से हम लोग एक टर्म डिस्कस करते हैं, यहां से एस्टेब्लिशमेंट होती है द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की। So constitutionalism means where the judiciary, constitutionalism means where constitution became supreme। और यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं कि CJI describe the basic structure as ethical compass that prevent Republic of India from sliding towards authoritarianism। क्योंकि इससे पहले हम लोगों को लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज मूविंग टूवर्ड्स अथॉरिटेरियनिज्म, क्योंकि यहाँ पर आते आते इंदिरा गांधी का राइज हो चुका था। और इंदिरा गांधी के केस में हम लोग जब जजमेंट पढ़ते हैं तो कई सारी जजमेंट, जैसे मिनर्वा मिल केस है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट हो जाता है, और केशवानंद भारती केस के बाद जो मिनर्वा मिल केस आते हैं फिर बाद में तो खैर मेनका गांधी केस और बाकी सब चीज़ें उसके बाद का पार्ट है। बट यहाँ पर जो जजमेंट में ये जो टर्म, ये जो इन्होंने यूज की हैं, दैट इज एथिकल कंपास, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, रिपब्लिक ऑफ इंडिया को अथॉरिटेरियन होने से रोकता है। तो हो सकता है कि उसके बाद की सरकारें अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करती, हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की रेलेवेंस ही खत्म हो जाती। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ऑथराइज कर ही रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था कि पार्लियामेंट ऑथराइज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए। तो अगर केशवानंद भारती केस की जजमेंट नहीं आई होती तो पार्लियामेंट इस हद तक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर देती कि कॉन्स्टिट्यूशन की का मतलब ही कोई नहीं रह जाता, जैसे हम लोग आगे चल के डिस्कस करते हैं। चलो खैर, it goes beyond the judicial precedents, representing the core values of Indian constitution democracy, the process of discovery, not innovation। So the CJI explained that judges did not invent but rediscovered the foundational principles। कहा कि हम लोगों ने कोई इन्वेंशन नहीं की है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वही सब चीज़ों को हम दोबारा से हम लोगों ने जब कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार पढ़ा तब समझ आता है कि हम लोग कोई बाहर से कोई चीज़ नहीं लेके आए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही वो चीज़ें मेंशन्ड थी। हम लोगों ने सिर्फ उसको रीडिस्कवर किया है कि क्या कहना चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। इंडियन जो पहले के जजेस रहे, जो 1973 के केस के बाद, केशवानंद भारती केस के बाद के जो जजेस आए, उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही ऑब्जर्व कर करके ही उसकी जजमेंट्स को दिए। इसका मतलब ये कि इससे पहले के जजेस ने कॉन्स्टिट्यूशन को उस सेंस में नहीं समझा था जो बाद के जजेस ने समझा, 1973 के बाद के जजेस ने समझा और उसको रीडिस्कवर किया। व्हाट ही सेड कि वी हैव रीडिस्कवर्ड द फाउंडेशन प्रिंसिपल्स। जो लोग स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन नए कर रहे हैं, जिन लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन नहीं पता होती, उन लोगों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप कैसे होता है, बनता कैसे है, केशवानंद भारती की इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है क्या ना। तो वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग पहली बार इस टॉपिक को सुन रहे होंगे, शायद उनको समझ भी नहीं आएगा
कि क्या बता रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। सो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि लिबर्टी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड था, हमें सिर्फ उसको एक्सप्लोर करना था। इक्वालिटी मेंशन्ड था, डिग्निटी मेंशन्ड है, फ्रेटर्निटी मेंशन्ड था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सिर्फ उसको एक्सप्लोर किया, सिर्फ डिस्कवर किया, ढूंढा है हमने, सिर्फ उसे रीडिस्कवर किया है, ऑलरेडी एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब वैल्यूज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले से थी, हमने तो उसको रीडिस्कवर किया। वो तभी होगा जब बार बार पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कशंस होंगी, डिबेट्स होंगी उसके ऊपर। So, the living constitution, the judgment reinforces that the idea that the constitution evolves within the society, with society retaining its moral center without becoming rigid. तो हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं that इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है, जिंदा कॉन्स्टिट्यूशन है। इट मीन्स ये इवॉल्व हो रहा है, ग्रो हो रहा है। ग्रो हो रहा है इट मीन्स दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रो हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है और बड़ा हो रहा है। तो ये बताता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हो रहा है, बड़ा हो रहा है। देन उसके लिए अमेंडमेंट जरूरी है, और अमेंडमेंट उस हद तक होनी चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करे। देन जुडिशियल पर्सपेक्टिव ऑफ द डॉक्ट्रिन, जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड रूल ऑफ लॉ। जस्टिस B.N. नागरत्ना ने ये जो टर्म दी है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड रूल ऑफ लॉ। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी तो रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश होगा, एंड कंट्री शुड रन अकॉर्डिंग टू द लॉ। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड इज कॉन्स्टिट्यूशन, एंड अकॉर्डिंग टू इट, it is called constitutionalism, and constitutionalism means supremacy of law. Law is supreme, law is supreme। इसका मतलब ये कि कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है, यही लॉ की सुप्रीमेसी है। The doctrine is rooted in the judicial independence of free from political influence, protect key pillars, constitutional supremacy, separation of powers, fundamental rights, judicial review। यही वो चार इंपॉर्टेंट हैं पिलर्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करते हैं और उसको बायस होने से बचाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी, जिसको मैंने कहा इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, लॉ इज सुप्रीम, देयर इज अ रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ मींस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे ऊपर रहेगा, कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली चलेगी, किसी नेता की विल से नहीं चलेगी। बट नाउ द पॉइंट इज, who will describe what is constitution, what is constitutionalism, what the language of constitution is saying? It is the authority is given to the judges only. It means the independence of judiciary is essential for the constitutionalism। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखना है, लंबे टाइम तक रखना है, उसको जजेस, उसके जजेस को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से फ्री रखना होगा, उनकी छत्र छाया से दूर रखना होगा, नेताओं से, तभी जुडिशरी अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन दे सकती है। और अगर जुडिशरी अपनी इंडिपेंडेंट डिसीजन देगी, इट मींस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जिंदा रहेगा, इसका मतलब रूल ऑफ लॉ जिंदा रहेगा, इसका मतलब ये है कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ जिंदा रहेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, जस्टिस P.S. नरसिम्हा, बेसिक स्ट्रक्चर सपोर्ट द प्राइमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट जुडिशियल सुप्रीमेसी। ध्यान रखना, जीत कौन रहा है हर बार? कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी नहीं। इसका एग्जाम्पल आपको बताता हूं। रिसेंट डेज में जोश जोश में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन आ गई, गवर्नर को भी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी, जोश जोश में, कि आपको 3 महीने के अंदर आंसर करना पड़ेगा। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछते हैं कि अच्छा एक काम करो, जरा चेक करके बताओ कि तुम ऐसा करने के लिए ऑथोराइज्ड हो। फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस उसको चेक करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, फिर उनको समझ आता है कि नहीं, ऐसा करने की अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता ही नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कुछ सोच समझ कर ही गवर्नर को अथॉरिटी दी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अथॉरिटी दी कि वो डिसीजन लेने के लिए फ्री हैं, उनकी मर्जी होगी तो वो साइन करेंगे, हम बाउंड नहीं कर सकते उनको कि आपको साइन करना ही पड़ेगा, और कम से कम किसी टाइम फ्रेम में तो हम उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि 3 महीने के अंदर अंदर जवाब दो।
वो हमारे नौकर नहीं है, वो सुप्रीम बनाया का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनाया उसको। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क की तरह हमारा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो बिहेव करता है। तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में से ही जवाब मिला उनको कि ऐसा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइज नहीं करता सुप्रीम कोर्ट को। ठीक, तो बेसिक स्ट्रक्चर वाज नॉट लिस्टेड एग्जॉस्टिवली बिकॉज इट एम्बॉडीज यूनिवर्सल प्रिंसिपल इनहेरेंट इन द जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है was not listed exhaustively, मतलब ये ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं ये क्लास उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिन लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा, उनको बिल्कुल समझ नहीं आएगा क्या होता है ये। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जब ये बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन दी, या फिर जब बाद में जब बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन इवॉल्व होती है, तो फिर पता ये चलता है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम लोग, या ये कहो कि ऐसा समझो इसको कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं होगी और गवर्नमेंट ऐसा करने के लिए ऑथोराइज नहीं है। गवर्नमेंट ऐसा कोई भी लॉ लेके आएगी जो बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ करे, हम ऐसे किसी भी लॉ को वॉइड करने की अथॉरिटी रखते हैं। मतलब आप ऐसा कोई लॉ लेके आओ जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए या कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन को नुकसान पहुंचाए, जिसकी वजह से पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए, कोलैप्स मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही कोलैप्स हो जाए, हम ऐसे किसी चेंज को करने को आपको ऑथोराइज नहीं करते। फिर पूछा गया अच्छा ये बताओ फिर बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है क्या? उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि ये कोई एग्जॉस्टिव, ये जो लिस्ट है ये कोई ऐसा नहीं है कि उसको पैरा में हम लोग या उसको हम लोग लाइनों में बांध के दे देंगे, आपको पॉइंट बता देंगे कि ये चीज जो है बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में आती है, वो ऐसा नहीं है। जुडिशरी खुद से डिसाइड करेगी कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में आता है या नहीं आता। उसी के हम लोगों ने लिखा लिस्टेड एग्जॉस्टिवली, इट वाज नॉट लिस्टेड एग्जॉस्टिवली। तो ऐसी कोई लिस्ट नहीं है जहां पर ये खत्म हो जाए। आप कह दें कि हम आपको 10 पॉइंट बना के दे दें कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, आप इसके बाहर जाके आप नया लॉ बना लो, या आपने तो कहा था जी ये तो लिस्ट दी थी आपने, उस लिस्ट से बाहर हम लोग जाके किसी चीज में अमेंडमेंट कर रहे हैं। जैसे पापा आपको बना दें कि आपको घर में ये नहीं करना है, ठीक है, इसका मतलब लिस्ट खत्म हो गई, ये नहीं करना है। इसका मतलब इसके बियॉन्ड भी कुछ ऐसा होगा ना जो आप करने के लिए ऑथोराइज होंगे। अब आप पापा को कह सकते हैं ना कि आपने तो लिस्ट दी थी मेरे को बना के, ये नहीं करना था, मैंने इनमें से कुछ नहीं किया, इसके अलावा मैंने ये किया है, तो फिर वो भी कह नहीं सकते। इसका मतलब ये कि ऐसी कोई लिस्ट जो एग्जॉस्टिव हो हम दे ही नहीं सकते। तो ये नेवर एंडिंग लिस्ट होगी। हम टाइम पर डिसाइड करेंगे कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में आता है या नहीं आता। हम मतलब जुडिशरी डिसाइड करेगी, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। केशवानंद एज अ मॉरल लैंडमार्क सीजीआई पर्सपेक्टिव, ध्यान रखना, बार बार आप लोगों को कह रहा हूं ये टॉपिक उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको समझ है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है क्या। स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन रिपब्लिक, द जजमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट even a young democracy could safeguard its constitutional morality. It shows India's ability to remain flexible without compromising its fundamental principle. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत है, फीचर है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हो रहा है, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है मतलब ये टाइम के हिसाब से चेंज हो सकता है। चेंज हो सकता है मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आप इसको चेंज कर सकते हैं। बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखते हैं, ये किस हद तक होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन से ही डिसाइड करेगा। इसका मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो तो सकता है, किसी भी हद तक अमेंडमेंट हो सकता है, 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं, किसी भी हद तक अमेंडमेंट हो सकता है, पर वो अमेंडमेंट अगर बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएगा तो उस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, मेटाफोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल खाट। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली टर्म जो है ये मैंने भी पहली बारी पढ़ी और सीजीआई साहब ने ये टर्म दी है। मेटाफोर क्या है, टर्म क्या उन्होंने यूज किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल खाट। खाट आप समझ रहे होंगे,
खाट जो होती है वही खाट। उन्होंने कहा कि इसके 4 पैर हैं, ठीक, और ये इसका ताना बाना है, ये खाट है। तो टेक्स्ट इज द फ्रेम, इसका फ्रेम इसका टेक्स्ट है। इंस्टीट्यूशन आर इट्स लेग्स, जो इंडिया की जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, इंस्टीट्यूशन इसकी 4 टांगे हैं। रीस्ट्रेन एंड मॉरल डिसिप्लिन आर द रोप्स बाइंडिंग इट टुगेदर। रीस्ट्रेन एंड मॉरल डिसिप्लिन, तो ये जो मॉरल डिसिप्लिन, रीस्ट्रेन और मॉरल डिसिप्लिन इसको बांध के रखते हैं। तो एक खाट की तरह ही बिहेव करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियनाइजेशन ऑफ द लीगल सिस्टम, ध्यान रखना बेटा, अब ये थोड़ा सा समझने के लिए आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना होगा। बात छोटी सी है बट आपको इसको खुद से सोचना होगा, इसमें खुद से क्रिएट करना होगा। जितनी क्रिएटिविटी कर लोगे उतना यूपीएससी आपको नंबर अच्छे दे देगा, कम से कम इस टॉपिक के अंदर। तो ये जो नई टर्म उन्होंने इंट्रोड्यूस की, कॉन्स्टिट्यूशन, मेटाफर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, खाट, टेक्स्ट इज द फ्रेम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो टेक्स्ट है वो इसका फ्रेम है। देन इंस्टीट्यूशन, जो इसकी इंस्टीट्यूशंस हैं, इसकी लेग्स हैं। और रीस्ट्रेन एंड मॉरल डिसिप्लिन, अब यहाँ पर टर्म जो है रीस्ट्रेन एंड मॉरल डिसिप्लिन आर द रोप्स बाइंडिंग इट टुगेदर, तो ये सब हैं जिसको रस्सियां इसको बांध के रखती हैं। नेक्स्ट, इंडियनाइजेशन ऑफ द लीगल सिस्टम टुवर्ड्स द स्वदेशी jurisprudence. Judges noted that although Indian law draws from the British and American traditions, India has developed its own interpretative identity. हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने इंग्लैंड से ली, कुछ चीज़ें हम लोगों ने अमेरिका से ली। Still, we are not blindly following what American Constitution says, what the English Constitution says. हम लोगों ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो हमने अपने ज़रूरतों के हिसाब से बनाया। As we know that इंडियन डेमोक्रेसी को लेके अमेरिका में वैसी एक्सेप्टेंस नहीं है जैसी हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग एक टर्म है दैट इज अमेरिका हमारे लिए वो टर्म यूज करता है दैट इंडिया इज अ क्वासी फेडरलिज्म। हम कहते हैं इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। फेडरल कंट्री का मतलब वो सिस्टम जहां पर फेडरल सिस्टम में जहां पर हर बॉडी इंडिपेंडेंट है ना। इंडिपेंडेंट मतलब हमारे यहाँ पे जैसे स्टेट्स हैं, हमारे यहाँ पे गवर्नर्स हैं। अमेरिका में भी ऐसा ही होता है, स्टेट्स भी होती हैं, गवर्नर भी होते हैं। अमेरिका में भी वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट टाइप का कुछ होता है, बट हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकती हैं। तो ये उन कॉन्स्टिट्यूशंस में होता है जहाँ पर यूनिटरी सिस्टम होता है। हम कह रहे हैं हम फेडरल हैं, हम यूनिटरी सिस्टम नहीं है। अमेरिका कहता है ना, इंडिया फेडरल नहीं है, क्वासी फेडरल है। हम कहते हैं कि देखो फेडरल है, क्वासी फेडरल है, हमारे अकॉर्डिंगली हम फेडरल ही हैं। कम से कम तुम हमें इंस्ट्रक्शन दे के नहीं बता सकते कि हम फेडरल हैं कि क्वासी फेडरल हैं। हम जैसे भी हैं हम फेडरल ही हैं। हम बिकॉज वी आर नॉट कॉपिंग व्हाट द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सेज, व्हाट द अमेरिकन फेडरलिज्म, द डेफिनेशन ऑफ अमेरिकन फेडरलिज्म सेज। वी हैव आवर ओन डेफिनेशन and this term has developed by according to the Indian requirements, इंडिया की ज़रूरतों के हिसाब से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, इंडियन सोसाइटी की ज़रूरतों के हिसाब से हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जो फेडरलिज्म को बनाया, हमने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बनाया। नेक्स्ट, तो इस करके हम लोग ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे फीचर कैरी करते हैं, बट इट डजंट मीन कि हम लोग ब्लाइंडली उनको कैरी करते हैं। तो इस करके हम लोगों ने इसको अपने हिसाब से डेवलप किया और अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट किया है। अर्लियर कॉल फॉर इंडियनाइजेशन, जस्टिस पीएन भगवती बहुत बड़े जज रह चुके हैं। 1986 में उन्होंने वार्नड अगेंस्ट द लर्निंग टू हेविली इन फॉरेन लीगल फ्रेमवर्क। उन्होंने कहा फॉरेन लीगल फ्रेमवर्क को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी जरूरतों के हिसाब से, अपनी कंट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने ट्रेडिशन के हिसाब से हम लोगों को उसको फॉलो करना है। इसी डेफिनेशन में हम लोग, जो स्टूडेंट इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, उनको ये पढ़ के हो सकता है कुछ चीज़ें बहुत मज़ा आ रहा हो, क्योंकि इंडिया में जो डेफिनेशन जो रिलीजन की है, जो वेस्ट की डेफिनेशन रिलीजन की है, इंडिया में जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वेस्ट में जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वेस्ट हो सकता है वो किसी भी हद तक, किसी भी अपने देवी देवताओं की, वहाँ पर जो उनके यहाँ पे हैं, तो किसी भी हद तक उसकी कार्टूनिंग करता है, देवताओं को बना सकता है। इंडिया में इट इज़ नॉट पॉसिबल। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था आज क्लासरूम में भी कि अमेरिका ने प्रॉफिट मोहम्मद का, वहाँ पर फ्रांस के अंदर उनकी एक मैगजीन है चार्ली हेब्दो, तो उसमें उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद का एक कार्टून बनाया था। इंडिया में सोचा भी नहीं जा सकता ये, क्योंकि उनकी कंडीशन को सूट करता है, इंडियन कंडीशन में सूट नहीं करता है, हमारे यहाँ पर ये अलाउड नहीं है।
और इसको हम लोग राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की डेफिनेशन के कई सारे जो एंगल है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच समझ सकते हैं। ठीक है, तो जस्टिस एनवी रमना एम्फेसाइज सिंप्लीफाइंग जस्टिस डिलीवरी फॉर द रूरल लिटिगेंट्स। मैंने कहा कि देखो जगह अदालतों में अभी रिसेंट जो हमारे जो सीजीआई हैं उन्होंने कहा था कि देखो हम लोग हिंदी फिल्मों में सुनते थे कि मैं तुम्हें अदालत में देख लूंगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये लंबे टाइम तक चला रहना चाहिए। अगर किसी को लगे कि किसी ने उसके साथ जो जो ठीक नहीं किया है, उसके साथ एट्रोसिटी हुई है, उसको जस्टिस नहीं मिला, तो सच में उसको कोर्ट में आए और उसको कोर्ट उसको जस्टिस दिलाने का काम करे। हालांकि एक एस्पेक्ट ये है कि हमारे यहाँ पर जस्टिस डिले होता है, वो एक अलग एस्पेक्ट है, उसमें हम डिस्कशन में उसमें नहीं जाएंगे हम लोग। तो जस्टिस एस ए बोबदे said Indian philosophy already included many modern concepts like privacy। अब यहाँ पर हम लोग इस प्राइवेसी टर्म को समझते हैं। इंडिया में प्राइवेसी की डेफिनेशन कुछ और है, यूरोप में इस प्राइवेसी की डेफिनेशन कुछ और है। वो इंडियन कंडीशंस में आते आते वो चेंज हो जाती है। इस करके हम लोग वेस्टर्नाइज नहीं हो सकते। जब भी हम लोग लीगल टर्म्स को डिस्कस करेंगे, वेस्ट अपने हिसाब से देखता है, इंडिया अपने हिसाब से देखता है। केसेस ऑफ अडल्ट्री, यूज ऑफ इंडिजिनस टेक्स्ट एंड रीसेंट जजमेंट। रीसेंट में क्या हुआ? केसेस ऑफ एडल्ट्री डीक्रिमिनलाइजेशन। तो इंडिया में एडल्ट्री डीक्रिमिनलाइज की, उसके पीछे उन्होंने अपनी कंडीशन, इंडिया की कंडीशंस को देखा। साबरीमाला केस में हम लोगों ने देखा साइटेड मनु स्मृति एंड अदर एंशिएंट टेक्स्ट। तो जब ये साबरीमाला केस की जजमेंट दे रहे थे तो मनु स्मृति को चेक कर रहे थे और एंशिएंट टेक्स्ट को चेक कर रहे थे। जस्टिस एस अब्दुल नजीर क्रिटिसाइज्ड dependency on colonial precedents and encouraged revisiting legal treaties of Manu, Kautilya, Yaज्ञवल्क्य, बृहस्पति एंड नारद। तो ये सभी मनु स्मृति, ये सब स्मृतिज हैं। स्मृति टेक्स्ट तब लिखे गए जब कॉन्स्टिट्यूशन कहीं दूर दूर तक नहीं था। एंशिएंट इंडिया में एंशिएंट इंडिया की लॉ बुक्स हैं, इसका मतलब ये एंशिएंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे पहले एंशिएंट इंडिया के अंदर मनु लेके आते हैं। तो मनु ने बताया था कि किसको क्या करना चाहिए, किसकी कौन सी ड्यूटी है, मेल की ड्यूटी क्या है, फीमेल की ड्यूटी क्या है, प्रॉपर्टी राइट्स मेल को कितने मिलेंगे, लड़कों को कैसे मिलेंगे, ये सब मनु ने शुरू किया था। फिर कौटिल्य अपनी जो ये बुक है वो लिखते हैं, फिर यज्ञवल्क्य लिखते हैं, फिर बृहस्पति लिखते हैं, फिर नारद लिखते हैं। इन सब की अपनी अपनी ये जो लॉ बुक्स हैं इन्होंने लिखी अपने टाइम पर, एंशिएंट इंडिया के टाइम के ऊपर। तो आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो डेफिनेशन देनी हो तो रेफरेंस कई बार यहाँ से लिए जाते हैं, क्योंकि इंडिया में अल्टीमेटली इंडिया तो पास से चला आ रहा है ना। तो उसके बाद टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन ऑफ जुडिशरी, ईज ऑफ जस्टिस है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का व्यू है। जस्टिस मस्ट बिकम एक्सेसिबल टू द पुअरेस्ट, वर्चुअल हियरिंग, ट्रांसलेशन ऑफ जजमेंट्स एंड डिजिटल टूल्स आर की अवेलेबिलिटीज। नेक्स्ट, यूनियन लॉ मिनिस्टर पर्सपेक्टिव क्या कहते हैं? फ्यूचर जुडिशियल कंपिटेंस रिक्वायर्स ई कोर्ट्स आने वाले दिनों के अंदर एंड एआई बेस्ड सिस्टम। साइटेड अंबेडकर, फ्रीडम रिक्वायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंबेडकर साहब ने कहा था। की चैलेंजेस क्या है? बैलेंसिंग पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट पावर विद द बेसिक स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, प्रिवेंटिंग जुडिशियल ओवररीच, ये जो इन्होंने डिस्कस किया ये भी जरूरी है, प्रिवेंटिंग जुडिशियल ओवररीच। क्यों? क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे रहा था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। while maintaining the judicial review credibility, integrating Indian legal tradition without compromising democratic rights based values, ensuring digital reforms reach rural and marginalized communities। ये जो टॉपिक है ये द हिंदू में आया हुआ टॉपिक है। अगर आप चाहें तो उस टॉपिक को एज इट इज कॉपी कर सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है और ये एक बार आप चेक कर लेना जाके। नहीं तो आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वहां से उस वाले पर्टिकुलर पेज को संभाल के रख लेना। की फॉरवर्ड क्या है? स्ट्रेंथन कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन एंड सिविक प्रोग्राम्स, एक्सपैंड डिजिटल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ई फाइलिंग, एआई बेस्ड केस मैनेजमेंट एंड ट्रांजिशंस, ये हो सकती है आने वाले दिनों के अंदर। डेवलप इंडिया स्कॉलरशिप ऑन एंशिएंट लीगल फिलोसफी व्हाइल इंटीग्रेटिंग यूनिवर्सल ह्यूमन राइट नॉर्म्स, सेफगार्ड जुडिशियल इंडिपेंडेंस फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर, blend traditional and modernity to create a jurisprudence rooted in Indian culture yet consistent with the constitutional morality। Conclusion के अंदर the basic structure doctrine remains the moral anchor of Indian constitutional framework। As India reforms its judicial system, technology, institutions and culturally, the Keshwanan judgment continues to guide the nation, the vision ahead of a justice system that is technological advance, accessible to all, grounded in constitutional ideas, enriched with Indian intellectual heritage while upholding liberty, equality, fraternity and human dignity। prelim के point of view से question है, the basic structure doctrine was established in which judgment? clear है, केशवानंद भारती केस।
द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्राइमरीली असर्ट्स, क्वेश्चन आ सकता प्रीलिम के अंदर आपको, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्राइमरीली असर्ट्स पार्लियामेंट कांट अमेंड कोर कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स, बस यही है इसके अंदर। Which of the following is not typically considered part of the basic structure? Judicial review, parliamentary supremacy, rule of law, federalism. This is the wrong answer. Then, which ancient Indian thinker was mentioned in discussing the Indianizing jurisprudence? प्लेटो, एरिस्टोटल तो नहीं आएंगे, मनु कुटिल्य यज्ञवल्क्य यही हमने डिस्कस भी किया, ये नहीं आएंगे, ये सब बाहर के हैं। Which judge compare the constitution to खाट? ठीक, जस्टिस सूर्यकांत, जो रिसेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। मेंस के लिए डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इन मेंटेनिंग इंडियाज डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी। So discuss the constitutional significance of basic structure doctrine in maintaining India's democratic stability. क्या क्या लिखेंगे इसके अंदर? Begin with the origin of केशवानंद भारती केस, explain key feature, judicial review, separation of power, constitutional supremacy आप mention कर सकते हैं। Highlight protection against authoritarian amendment, add role for preserving moral code of constitution, conclude with the contemporary relevance. Next question है Indianization of jurisprudence must not compromise constitutional morality, explain करो इसको। क्या क्या लिख सकते हैं इसमें? डिफाइन इंडियनाइजेशन, मेंशन एंशिएंट टेक्स्ट, इंडिजीनियस लीगल ट्रेडिशन, बैलेंस द यूनिवर्सल राइट, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, प्रोवाइड एग्जांपल, साबरीमाला प्राइवेसी, कंक्लूड विद द नीड फॉर हार्मोनाइजेशन। Evaluate the challenge involving in balancing parliament, amending power with the judiciary basic structure review. Start with Article 368, mention judicial remit, discuss accusation of judicial overreach, show how basic structure protect democracy, end with the need of institutional harmony. ये सब आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। Examine the role of technology in improving access to judiciary in India, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो आप कर सकते हैं। स्टार्ट विद पोस्ट कोविड कंडीशंस हैं, हियरिंग, मेंशन ई कोर्ट, ट्रांसलेशन टूल, एआई बेस्ड केस मैनेजमेंट, एक्सप्लेन चैलेंजेस, डिजिटल डिवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, कंक्लूड विद फ्यूचर रोड मैप।